हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है क्लास 11th का जो 9th चैप्टर है, यानी कि क्लास 11th का जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसका हम 9th चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि है पीस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शांति। तो उसके बारे में हम ये सारी चीज़ें आज समझने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमने जो हमारा सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी का, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 क्या है, कंप्लीट कर लिया। वो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इससे पहले क्लास 6 से लेकर के 11th की जो फर्स्ट बुक है वो भी कंप्लीट की जा चुकी है, वो भी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और जो कि इसी के पैरेलल में हमारा जो स्टैंडर्ड बुक चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का, उसका हमने फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में टोटल 11 चैप्टर है, उसको भी हमने क्या है कंप्लीट कर लिया विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक का एक टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। और उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऊपर में जो आई आइकन बटन आता है तो वहां से भी आप प्ले लिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं। फिर जो हमारा 27 यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम 27 साल के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीलिम्स में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो उसमें से भी हमारा हिस्ट्री सीरीज चल रहा है। तो हिस्ट्री में हमने एशियंट मिडिवल कंप्लीट कर लिया, और कल हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो होगा सीरीज जो यूनिट 2 होगा, जिसमें हमारा पॉलिटिकल है, तो अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिकल स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, पॉलिटिका चल रहा है। तो इसीलिए हम अब जो यूनिट 2 हमारा स्टार्ट होगा हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद, वो होगा हमारा पॉलिटिका। उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर के सारे प्लेलिस्ट एक्सेस इजिली कर सकते हैं। और द ओशियन ऑफ शिक्षा करके टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा। और जो भी स्टैंडर्ड बुक है वो आपको वहाँ पे इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई गई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वो टेम्प्रोरी है, कुछ दिनों बाद वो वहाँ से बुक सारी डिलीट कर दी जाएगी, इसलिए आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वो सारी बुक क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 9 है पीस, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शांति। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि शांति का मतलब क्या होता है, यानी कि शांति का जो अर्थ है वो क्या होता है, नॉन वायलेंस किसे कहते हैं, फिर किस तरीके से वायलेंस का जन्म होता है, यानी कि किस तरीके से वायलेंस बनता है या हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है, किन कारणों से, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी समझेंगे कि जो वायलेंस है, जो हिंसा है, वो क्या अपने साथ पीस लाता है या पीस प्रमोट करने का काम करता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे शांति और राज्य के बारे में, यानी कि स्टेट और राज्य, सॉरी मतलब राज्य और पीस कार्य में, यानी कि हर एक स्टेट का पहला दायित्व होता है कि वो अपनी कंट्री में, यानी कि अपने स्टेट के अंदर वो क्या स्टेब्लिश कर सके, पीस स्थापित कर सके। यानी कि यदि किसी कंट्री के अंदर पीस नहीं रहेगा तो इसको जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आएगी वो किस में आएगी, डेवलपमेंट में आएगी। तो हर कंट्री की जो पहली प्रायोरिटी रहती है, यानी कि प्राथमिकता रहती है, वो क्या रहता है, अपने राज्य में शांति को स्थापित करना। इसको भी समझेंगे। फिर हम देखेंगे डिफरेंट वे, किन किन तरीकों से हम शांति को स्थापित कर सकते हैं। फिर जो हमारे आज के टाइम के जो चैलेंजेस है पीस के लिए, शांति के लिए, उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गए। फिर हम बात करते हैं आज के टाइम पे न्यूक्लियर बॉम्ब बॉम्ब का होना। फिर हम जो डिस्क्रिमिनेशंस देख सकते हैं, तो ये सब एक कारण है किसके, पीस को, जो पीस को क्या करते हैं, हार्म यानी कि ठेस पहुंचाते हैं। फिर हम उस एरिया की बात करेंगे, उस जोन की बात करेंगे जहां पे न्यूक्लियर वेपन को क्या किया जा चुका है, बैन किया जा चुका है। फिर हम यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में समझेंगे, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। फिर हम टेररिस्ट एक्टिविटीज देखेंगे, जैसे कि 9/11 की टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी यूएसए के अंदर। फिर अगर हम अपनी कंट्री के देखें तो रिसेंटली जो 2000 आपको 18 में क्या मिलेगा, गलवान
यानी कि वहां पे जो हमारा 28 यानी कि जो सैनिक शहीद हुए थे, जिसमें कि कुछ एक आतंकी ने जो हमारे मिलिट्री वैन थी, मिलिट्री ट्रक थी, उसमें जाकर के बम जाकर के फोड़ दिया था। तो फिर वो भी देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो कि 14 फेब को वो देखने को हमें वो एक्सीडेंट देखने को मिला था। फिर हम अपने ताज होटल्स के एक्सीडेंट के बारे में देख सकते हैं। तो ये कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज है जो हम भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और जो डेवलप्ड कंट्री है उनको भी कुछ जो टेररिस्ट एक्टिविटी जैसी है वो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। यानी कि अगर हम आज के टाइम पे बात करें, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो डेवलप हो, डेवलपिंग कंट्री हो, तो टेररिस्ट जो है वो क्या है, एक आज के टाइम पे मेजर प्रॉब्लम बन करके रह गया है। तो जरूरी ये है कि जितनी भी जो पावरफुल कंट्री है, जैसे यूएसए, इंडिया, रसिया, ये सब मिल करके आए और एक टेररिज्म को काउंटर करने के लिए क्या करे, तो काम करे। क्योंकि हर एक कंट्री के लिए जो एक मेजर प्रॉब्लम प्रॉब्लम बन के जो निकल के आ रहा है आज के टाइम पे, वो क्या निकल के आ रहा है, तो टेररिस्ट निकल के आ रहा है। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगला जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे चैप्टर 10, जो कि हमारा डेवलपमेंट यानी कि विकास। जैसे कि जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी 1947 को, तो उस टाइम हमारी कंट्री के सामने कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थे जिसे हमें टैकल करना था। उसमें से दो प्रॉब्लम यही थी, पहला कि किस तरीके से हम अपनी कंट्री के अंदर शांति स्थापित कर सके, और दूसरा प्रॉब्लम था डेवलपमेंट का। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, एक बहुत ही डाइवर्सिटी कंट्री है, जिसमें अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि इतने डाइवर्सिटी होने के बाद हम अपनी कंट्री में शांति कैसे स्थापित करें। फिर दूसरी चुनौती ये थी कि हमें अपनी कंट्री में हम कैसे अपनी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो हमारी कंट्री की जो लिटरेसी रेट था, यानी कि जो साक्षरता दर था, वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा कम था कंपेयर टू आज के। तो ये दोनों हमारी कंट्री के लिए एक मेजर प्रॉब्लम था जब आज़ाद हुआ था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से वैसे सारे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करें, तो उसमें आता है एक राइट, यानी कि हमारे अधिकार के बारे में, सर्कुलिज्म के बारे में, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके ये वर्ड हमारे प्रेमबल में ऐड किया गया था। उसके बाद आता है आपका एक पीस, और दूसरा आता है डेवलपमेंट। फिर इसमें आपका एक आ जाता है सोशल जस्टिस। ये वो चैप्टर हैं जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जो कि है चैप्टर 9, पीस। सबसे पहले हम समझते हैं पीस का अर्थ क्या होता है, यानी कि शांति का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझाऊं कि पीस का मतलब होता है किसी भी प्रकार का संघर्ष ना होना, किसी भी प्रकार का संघर्ष ना होना, तब हम कह सकते हैं वो पीस है। क्यों? क्योंकि अगर जब संघर्ष की जहां पे संघर्ष उत्पन्न होता है, वहां पे हमारी पीस क्या होती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि संघर्ष में आपका क्या आता है, एक आता है युद्ध। और जैसे ही युद्ध स्टार्ट होता है, तो वहां पे हमारी जो पीस है वो, यानी कि आप समझिए कि जब युद्ध की संघर्ष में क्या उत्पन्न होता है, आपका युद्ध उत्पन्न होता है, यानी कि वॉर की उत्पत्ति होती है, यानी कि वॉर जन्म लेता है। यानी कह सकते हैं संघर्ष में आपका क्या, किसका बर्थ होता है, तो वॉर का। तो जैसे ही वॉर जन्म यानी कि युद्ध जन्म लेता है, वहां पे शांति पूरी तरीके से क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो इस यानी कि किसी भी प्रकार का जब संघर्ष नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि भाई पीस है, यानी कि उस स्थिति को कह सकते हैं शांति है। यानी कि अगर आप जनरल वर्ड में बात करें, तो जनरल वर्ड में कहते हैं वॉर की स्थिति को ना होना, वो हमारे लिए क्या है, पीस है। यानी कि नो, यानी कि हम बात करते हैं युद्ध ना होना, वो क्या है, एक पीस है। क्या है वो, पीस है। लेकिन अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे कि कोल्ड वॉर, जो कि जिसका ड्यूरेशन कितना था, 1945 से लेकर के 1991 तक। फिर हम जैसे बात करते हैं किसके बारे में, या हम बात करते हैं रवांडा और
बोस्निया। तो ये ऐसे दो देश है जहाँ पे वॉर की तो स्थिति नहीं है, लेकिन वहां पे फिर भी शांति का अभाव है। तो आप सीधा सीधी समझिए कि जैसे हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं, तो कोल्ड वॉर में भी वॉर नहीं लड़ा गया था, फिर भी लेकिन क्या था, लैक ऑफ पीस था। क्या था, लैक ऑफ पीस, यानी कि शांति का अभाव था। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब संघर्ष, किसी भी प्रकार का संघर्ष ना होना, वो हमारे लिए क्या है, पीस है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोल्ड वॉर की बात कर रहे थे तो इसमें तनाव के लिए, यानी कि इसमें तनाव काफी ज्यादा था। या हम रवांडा और बोस्निया की बात करें तो इनके बीच में वॉर की स्थिति तो नहीं है, लेकिन तनाव की स्थिति काफी ज्यादा है, जिसके वजह से वहां पे क्या है, तो लैक ऑफ पीस, यानी कि पीस का अभाव है, शांति का अभाव है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि आप भाई मुझे पीस का मतलब समझाइए, तो किसी भी प्रकार का संघर्ष का ना होना, वो क्या है हमारे लिए, पीस है, यानी कि वो शांति है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बात किया था युद्ध के बारे में, यानी कि वॉर शब्द यूज किया था। तो वॉर का मतलब क्या होता है, जब दो देश, यानी कि जब दो देश आमने सामने, दो देश आमने सामने क्या हो, हथियार लेकर के खड़े हो, हथियार लेकर के खड़े हो और आपस में लड़ रहे हो या आपस में संघर्ष कर रहे हो, आपस लड़ रहे। तो उस स्थिति को कहते हैं हम वॉर, यानी कि युद्ध। तो जब हम शांति की बात करते हैं तो शांति में क्या होता है, वॉर भी क्या है, एक तरीके से संघर्ष है। क्या है, संघर्ष है। अब ये संघर्ष किसी चीज के लिए भी किया जा सकता है, अपना अधिकार लेने के लिए, या अपना हिस्सा लेने के लिए, या जस्टिस के लिए भी। क्या होता है, कभी कभी जस्टिस के लिए भी क्या होता है, तो युद्ध करना पड़ता है। तो लेकिन उनमें भी क्या है, एक संघर्ष रहता है, जिसमें क्या है, हमारी जो शांति है वो क्या होती है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि शांति का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो क्या होता है, किसी भी प्रकार का संघर्ष का ना होना। और युद्ध का अर्थ होता है कि जब दो देश आमने सामने हथियार लेकर के खड़े हो और आपस में लड़ रहे हो, वो होता है युद्ध, और जिससे, जो कि हमारे शांति को क्या करता है, पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। तो फ्रेंड, आपको मीनिंग ऑफ पीस यानी कि शांति का अर्थ समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे, कोई रेस करके। अब बात करते हैं अहिंसा के बारे में। जैसे ही हम अहिंसा शब्द यूज करते हैं या नॉन वायलेंस यूज करते हैं, माइंड में जो हमारा पहला इमेज आता है, वो आता है महात्मा गांधी जी का। किसका आता है, महात्मा गांधी जी का, जिन्हें हम अपने राष्ट्रपिता के रूप में भी मानते हैं। अगर हम अहिंसा की बात करें, यानी कि नॉन वायलेंस की बात करें, तो इसका मतलब निकल के आता है कि किसी भी प्रकार से दूसरों को कष्ट ना देना, चाहे वो आप मौखिक रूप से हो, या मॉरली हो, या फिजिकली रूप हो, यानी कि किसी भी प्रकार से जब किसी को नुकसान या हानि नहीं पहुंचाया जाता है, कष्ट नहीं पहुंचाया जाता है, तो वो होता है हमारा अहिंसा, यानी कि जिसे हम कहते हैं नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस आपके कई तरीकों से देखने को मिल जाते हैं। मोरली, जिसमें हम गलत भाषा का यूज करके दूसरे की मानसिकता को ठेस पहुंचाते हैं। फिर बात करते हैं जैसे कि हम फिजिकली में आता है, किसी को हम नुकसान जब पहुंचाते हैं, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। मॉरली में तो हम माइंडली टॉर्चर करते हैं, माइंडली यानी कि मानसिक रूप से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। फिजिकली जब हम किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, चाहे वो मौखिक रूप से हो या भौतिक रूप से, यानी कि चाहे मोरली हो या फिजिकली हो, तो उसे हम कहते हैं अहिंसा, यानी कि किसी को तकलीफ या कष्ट ना देना। या हम बात कर सकते हो कोई किसी अपनी एक्टिविटीज के थ्रू, या हम अपने वर्ड के थ्रू,
तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, शांति स्थापित लाने के लिए हमें वायलेंस करना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें कि जब 1971 का वॉर इंडिया को फेस करना पड़ा था, या हम बात करते हैं 1962 का, 1965 का, या 1947 में जो हमें वॉर देखने को मिला था। इंडिया ने इस वॉर में क्यों पार्टिसिपेट किया था? क्योंकि उसे अपनी डिफेंस में करना था। यानी कि इंडिया ने, भारत ने जो ये वॉर किया था, किसके लिए किया था? अपनी डिफेंस के लिए, यानी कि अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो कभी कभी अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, देश में शांति स्थापित करने के लिए क्या होता है, कभी कभी हमें हिंसा भी करना पड़ता है। अगर हम बात करें, अगर हम 1999 में अगर कारगिल वॉर भारत ने ना लड़ा होता, तो आज हम काफी हद तक हमारी कंट्री में टेररिस्ट एक्टिविटी और ज्यादा देखने को मिलती। तो इसलिए भारत को 1999 में कारगिल का वॉर लड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई हमें अपनी कंट्री में क्या करना था, एक तरीके से पीस स्टेब्लिश करना था, यानी कि अपने देश में आतंक को खत्म करना था। यानी कि भारत जितनी बार वॉर लड़ाए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए और पीस स्थापित करने के लिए। तो कभी कभी हम कह सकते हैं कि जो कभी कभी क्या होता है कि हमें हिंसा करनी पड़ती है, यानी कि हमें वॉर लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, किसके लिए? अपनी आत्मरक्षा के लिए और अपने, यानी कि अपने राज्य के अंदर यानी कि पीस स्थापित करने के लिए। तो इसीलिए क्या है, कभी कभी हम अहिंसा को छोड़ के हिंसा को भी करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, अपने कंट्री के अंदर पीस स्थापित कर सके। और एक राज्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि वो अपने राज्य में शांति स्थापित करके रखे, यानी कि पीस स्टेब्लिश करके रखे। तो अहिंसा का मतलब ये आपको समझ में आ गया। अहिंसा का मतलब होता है ना, जब हम किसी को ना तो मॉरली रूप से, ना फिजिकली रूप से क्या नहीं करते हैं, कष्ट नहीं देते, यानी कि हम उसको तकलीफ नहीं देते हैं, तो वो होता है हमारा अहिंसा। और अहिंसा का नाम सुनते ही सबसे पहले माइंड में दो व्यक्तियों का ख्याल आता है। एक है हमारे महात्मा गांधी जी, और दूसरे हमारे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। तो ये दो व्यक्तियों के नाम हमारे माइंड में किसके लिए आते हैं? नॉन वायलेंस के लिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों व्यक्ति की जो विचारधारा थी वो थी कि हम सारे जंग क्या कर सकते हैं, नॉन वायलेंस के, यानी कि बिना हिंसा किए भी जीत सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, कि जो हिंसा है, ये तो मैंने आपको मतलब बता ही दिया, कि जब हम किसी को वर्ड या डिड, यानी कि कर्म से घायल नहीं करते हैं, उस स्थिति को हम कहते हैं हिंसा। अब हम समझते हैं किसके बारे में, जो हिंसा है उसकी संरचना कैसी होती है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि हम किस किस रूप में देख सकते हैं, या किस तरीके से हिंसा जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। जिसमें क्या है, अलग अलग वर्ग के लोग शामिल होते हैं। फिर हम बात करते हैं पितृसत्ता। पितृसत्ता में क्या होता है, अक्सर महिलाओं को, यानी कि जो फीमेल्स होते हैं, उनको दबाया जाता है, और इसमें प्रमुख किसको माना जाता है? मेल को, यानी कि पुरुष को। तो इसमें क्या है, एक के साथ तो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, वो भी किसके नाम पे? जेंडर के नाम पे। और हमने अभी तो थोड़ी देर पहले समझा था कि जो पीस का मतलब होता है, यानी कि अगर, सॉरी, हम अगर अहिंसा की बात करते हैं, तो अहिंसा का क्या मतलब होता है? किसी से भी क्या नहीं, यानी कि किसी भी प्रकार का, चाहे हम बात करते हैं मॉरली, फिजिकली, क्या हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, चाहे वो मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, या हम बात करते हैं भौतिक रूप से, जब किसी को नुकसान ना पहुंचाना, वो क्या होता है? हमारा नॉन वायलेंस होता है। लेकिन अगर हम पितृसत्ता की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, फीमेल को जेंडर के नाम पे क्या किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और उन्हें फिजिकली और मॉरली काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और उन्हें टॉर्चर किया जाता है। तो जिसके वजह से क्या है, कुछ टाइम आने के बाद क्या होती है, एक संघर्ष की स्थिति वो उत्पन्न होने लगती है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का अपना एक टाइम पीरियड होता है। जैसे जैसे लोग एजुकेट होंगे, अपने अधिकार के लिए वो क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे। तो इस तरीके से भी क्या होता है, जब लोग संघर्ष, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया थी, जैसे ही संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, तो वहां पे क्या होती है, कहीं ना कहीं हमारी जो पीस है, शांति है, वो खतरे में पड़ने लगती है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि कभी कभी
हिंसा करना भी क्या होता है, कभी कभी हिंसा इसलिए की जाती है ताकि वो अपने जस्टिस के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए क्या, तो हिंसा करना भी जरूरी होता। जैसे ही हिंसा आ जाती है वहां पे हमारा पीस क्या होता है, कहीं ना कहीं लुप्त होने यानी कि खत्म होने लगता। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स के द्वारा ये कहा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है और जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन से क्या होगा, ना तो जेंडर के बेस पे, ना लैंग्वेज के बेस पे, ना कास्ट के बेस पे, ना रिलीजन्स के बेस पे, क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। सबको एक अधिकार रहेगा यानी कि राइट टू इक्वलिटी रहेगा, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। फिर बात करते हैं हम यानी कि कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के बारे में। जब हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है वो क्या थी, 200 साल तक गुलाम रही थी किसके, ब्रिटिश के, यानी कि ब्रिटेन के अंदर। तो जैसे जब हमारी कंट्री गुलाम थी ब्रिटेन के अंदर, तो हमारी कंट्री के अंदर क्या बहुत सी रिवॉल्ट देखने को मिले थे 1857 से लेकर के 1947 तक। तो जिसके वजह से क्या हमारी सोसाइटी के अंदर काफी ज्यादा क्या था, तो संघर्ष देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि हम इसमें अपने अधिकार, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध में। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो कॉलोनियलिज्म तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ अंश हमें आज भी दिखाई देने को मिलते, जैसे कि अगर हम बात करें इजराइल के द्वारा मोस्ट अधिकतर बार क्या होता है, वो अपने अस्तित्व के लिए क्या करता है, फिलिस्तीन पर वो अपना आक्रमण करता है। जैसे कि अगर हम एक लेटेस्ट की बात करें, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, यूक्रेन सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वॉर लड़ रहा है, और रसिया सिर्फ इसलिए वॉर स्टार्ट किया था ताकि वो नाटो में जाके ना मिले। यूक्रेन नाटो में मिलने का कारण था वो, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित कर सके नाटो में ज्वाइन करके। और रसिया ने सिर्फ इसलिए वॉर स्टार्ट किया ताकि रसिया का कहना था कि भाई यूक्रेन को नाटो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे रसिया के सिक्योरिटी पर भी क्या आ रहा था, खतरा आ रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे ही यूक्रेन वेस्टर्न कंट्री के साथ नाटो में अलायंस करता, तो उनका पार्टिसिपेट, वेस्टर्न कंट्री का पार्टिसिपेट कहाँ पड़ जाता, तो रसिया के बॉर्डर के साइड ज्यादा हो जाता। तो वहां पे रसिया ने जब देखा कि यहाँ पे इसके अस्तित्व को खतरा है, तो इसके लिए इसने क्या किया, तो यूक्रेन के ऊपर वॉर कर दिया। तो जैसे ही यूक्रेन पे वॉर किया, तो रसिया ने यूक्रेन के 4 एरिया को कब्जा लिया। तो वो एरिया किसके अंडर में चला गया, अब सीधा रसिया के अंदर, यानी कि उस पर अब किसका कंट्रोल होगा, तो रसिया का कंट्रोल होगा। तो मतलब ये समझिए कि अगर हम बात करते हैं जो उपनिवेशवाद है, यानी कि जो गुलाम की स्थिति है, तो जैसे कि इसमें क्या है कि दूसरा एक ताकतवर देश जब दूसरे पर हावी होकर के उसको कब्जाने की स्थिति होती है, तो उसमें भी क्या होती है, हमारी जो आर्थ यानी कि जो पीस है, यानी कि जो शांति है, वो क्या होती है, भंग हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में अशांति है, तो नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। और किसके लिए? सिर्फ अपनी रक्षा और अपने अस्तित्व के लिए। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, नेशनलिज्म, यानी कि हम किसके बारे में बात करते हैं अब, जो हमारा नस्लवाद है। यानी कि नस्लवाद की बात करें तो यह एक ऐसी फीलिंग है, यानी कि ये ऐसी भावना है जिसमें लोग क्या कहते हैं कि वो प्राकृतिक रूप से ही क्या है, बड़े हैं, यानी कि श्रेष्ठ, क्या है वो, श्रेष्ठ। जिसमें लोग कहते हैं कि भाई हम बाय नेचर ही क्या है, आपसे बड़े हैं। तो इसमें जो भेदभाव किया जाता है वो होता है हमारा नस्लवाद। जैसे कि अगर हम बात करें जर्मनी में नाजीवाद के बारे में बात कर लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका में कलर भेद की बात कर लेते हैं, यानी कि कलर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक हमारा नस्ल यानी कि रेजिज्म यानी कि नस्लवाद है। कैसे? क्योंकि जब जर्मनी में क्या था, या हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेट लोगों के बीच में देखने को मिलता था, किसके बेस पे रहता था, कलर के बेस पे। तो वहाँ के लोगों की एक विचारधारा थी कि जो व्हाइट स्किन पीपल है वो क्या है, नेचर से ही क्या है, वो बड़े हैं, यानी कि श्रेष्ठ है, ब्लैक कंपेयर टू किसके, ब्लैक स्किन पीपल के। यानी कि जो दर्जा वहाँ के व्हाइट स्किन पीपल्स को दिया जाता था, वो दर्जा वहाँ के ब्लैक स्किन पीपल को नहीं दिया जाता था। यानी कि आप ये समझिए, ब्लैक पीपल्स उस एरिया तक में नहीं जा सकते थे जिस एरिया में व्हाइट स्किन के लोग रहते थे।
तो नेशनलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी भावना जिसमें वो क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से ही अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि भाई हमें भगवान ने ही आपसे ज्यादा ऊंचा बनाया है। और इस बेस पे वो क्या करते हैं, सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वायलेंस करते हैं। तो जहाँ पे हमारा क्या होता है, पीस खतरे में आ जाता है, यानी कि पीस का अभाव होने लगता है। या जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे, तो हम अगर अपनी कंट्री में बात करें तो अलग अलग कास्ट के लोग हमारे सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें हम कहते हैं कि भाई हम ब्राह्मण को सबसे ऊपर मानते हैं, राजपूत से को जस्ट थोड़ा सा नीचे मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो राजपूत राजपूत होते थे वो अपनी भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण देते हैं। ब्राह्मण को इसलिए सर्वोच्च मानते थे क्योंकि उनका शिक्षा देने का काम होता था। तो यानी कि हमने क्या कर रखा था कि काम क्या था, यानी कि हमने कह दिया कि भाई राजपूत जन जन से ही बहादुर होते, इसलिए उनको क्या किया जाए, तो देश की रक्षा का काम उनको सौंपा जाए। तो जब यानी कि जब ऐसी भावना रहती है कि जो प्राकृतिक रूप से ही क्या वो हो, वो अपने आप को श्रेष्ठ माने, यानी कि भाई नेचुरली अपने आप को सबसे स्टैंडर्ड माने या सबसे ऊपर मान ले, तो ऐसे इस स्थिति को, ऐसे विचारधारा को कहते हैं हम नस्लवाद। फिर बात करते हैं टेररिज्म के बारे में, यानी कि आतंकवाद। आज के टाइम पे अगर हम आतंकवाद की बात करें तो हर एक कंट्री के लिए क्या बन गया है, एक गले की हड्डी सा बन गया है आतंकवाद। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, तो जैसे कि देखिए हम बात करते हैं जातीयवाद के बारे में, वर्गवाद, फिर सत्ता उपनिवेशवाद, तो आज के टाइम पे हमें देखने को नहीं मिलता है। नस्लवाद, इन सब के लिए क्या, कहीं ना कहीं सबके पास कोई ना कोई अधिकार है, चाहे हम साउथ अफ्रीका की बात कर ले, जर्मनी की बात कर ले, या अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ले। लेकिन आतंकवाद सिर्फ एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है उन सब के लिए एक क्या है, मेजर प्रॉब्लम है, टेररिज्म। आज के टाइम पे ऐसा कोई देश नहीं है जो टेररिस्ट की जो प्रॉब्लम है वो फेस ना कर रहा हो, चाहे फिर आप बात कर लीजिए यूएसए की, फ्रांस की, या आप बात कर लीजिए ब्रिटेन, इंडिया, जापान, ऐसी कौन सी कंट्री, चाइना, यहाँ तक आप समझिए चाइना भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं टेररिज्म से फेस कर रहा है। बेशक वो कितना भी टेरर पाकिस्तान के सपोर्ट में जाकर के टेररिस्ट को वो यूएनए में बचा ले, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना भी क्या कर रहा है, टेररिज्म का प्रॉब्लम फेस कर रहा है। कहोगे कैसे? क्योंकि जब चाइना के वर्कर्स पाकिस्तान में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, चाइनीज लोगों को वहां के टेररिज्म के द्वारा काफी बार मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, चाइना भी टेररिज्म को फेस कर रहा है। तो आज के टाइम पे क्या है, जो टेररिज्म है, यानी कि जो आतंकवाद है, वो क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम पूरी दुनिया के बीच में उभर करके निकल के आ रही है। और इसका जो समाधान है वो ये है कि जितने भी जो पावरफुल कंट्री है वो एक साथ मिल करके बैठे, और यूएनओ अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे, और एक रिजोल्यूशंस निकाले कि कैसे टेररिज्म को टैकल किया जा सकता है। अगर हम बात करें 1911 से पहले, जब यूएसए में टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई थी, तो उससे पहले जब इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे राइज किया जाता था टेररिज्म टॉपिक को, तो पूरी दुनिया कहती थी कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब होने की वजह से इंडिया बार बार टेररिज्म का टॉपिक राइज करता। लेकिन जैसे ही 9/11 की घटना घटी, दुनिया को ये पता चल गया था कि आतंकवाद आने वाले टाइम के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए रहेगी। तो इसलिए हर एक देश क्या कर रहा है, आतंकवाद से निपटने के लिए, जो भी कंट्री आतंकवाद को सपोर्ट करते तो उस पर वो क्या कर रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। जैसे कि अगर हम बात करें तो FAFT में पाकिस्तान क्या रहा था, काफी लंबे समय से, यानी कि उसमें रहा था, यानी कि ग्रे लिस्ट में रहा था, ब्लैक लिस्ट में नहीं, वो ग्रे लिस्ट में रहा था, ताकि उसको जो इंटरनेशनल लेवल से जो फंडिंग आती है डेवलपमेंट के लिए वो ना मिल सके, जिससे ना कि कोई बाहर की कंपनी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करे। तो जो अगर हम बात करते हैं टेररिज्म के लिए, तो वो आज क्या है, हर एक कंट्री के लिए क्या बन के रह गया है, तो टेररिज्म हर एक कंट्री के लिए क्या बन के रह गया, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के रह गया। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में, यानी कि सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता हमें उस देश में देखने को मिलती है जहाँ जो कंट्री क्या हो, काफी ज्यादा डाइवर्स हो, यानी कि डाइवर्सिटी कंट्री के बीच में। जैसे कि हमारा देश है, यानी कि इंडिया। इंडिया के अंदर क्या है, काफी ज्यादा क्या है, एक डाइवर्स कंट्री जिसमें अलग अलग रिलीजन और अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। तो जिसमें कम्युनलिज्म की बात करते हैं, जिसमें एक
रिलीजन के द्वारा क्या है, अपने आप को सबसे अधिक सर्वोच्च यानी कि श्रेष्ठ मानते हैं और वो दूसरे रिलीजन को क्या करते हैं, सरप्रेस करते हैं। तो उसे हम कहते हैं कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकतावाद। ये आपको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है, इस्लाम को सबसे ज्यादा ऊंचा माना जाता है और जितने भी जो धर्म है उनको क्या किया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, यानी कि दबाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी एक्टिविटीज को कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म। और जब किसी दूसरे के धर्म को यानी किसी दूसरे रिलीजियस को सेपरेट किया जाने लगता है, जब दबाने दबा दबाने यानी कि जब दबाया जाता है, तो उस टाइम पे क्या है, अलग अलग रिलीजन्स के द्वारा अपने अपने अधिकार के लिए संघर्ष स्टार्ट कर दिया जाता है, यानी कि संघर्ष शुरू किया जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होती है, हमारी जो पीस है वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगती है। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हमें क्या है, सोसाइटी के अंदर हमें क्या है, एक वायलेंस देखने को मिलता है। अब हम समझते हैं किसके बारे में, क्या वायलेंस पीस को प्रमोट करता है। अगर हम बात करते हैं तो काफी टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, जो वायलेंस होता है वो अपने साथ क्या लेके आता है, डेथ और डिस्ट्रैक्शंस लेकर के आता है। यानी कि अगर हम बात करें तो वायलेंस है वो काफी बार किस चीज का कारण बनता है, वो काफी बार बर्बादी और मौत का कारण बनता है। लेकिन कभी कभी वायलेंस जो होता है, वायलेंस किस लिए किया जाता है, ताकि हम अपना अधिकार ले सकें। अपने अधिकार, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी क्या होता है, तो कभी कभी वायलेंस जरूरी होता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर बार जो वायलेंस है वो पीस को प्रमोट ही करने का काम करता है। वायलेंस कभी कभी पीस प्रमोट करने का काम करता है, लेकिन हर बार नहीं करता। ज्यादातर वो क्या करता है, अपने साथ मौत और बर्बादी को ही लेकर के आता है। जैसे कि हम बात करते हैं किसके बारे में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि भारत के द्वारा जो 1962, 1965, 1971, 1999 का जो वॉर का जो सामना करना पड़ा था, क्यों किया था, ताकि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखे। लेकिन वॉर की कंडीशंस तो यहाँ पे भी आई थी, वायलेंस तो यहाँ पे भी हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमने क्या किया था, वायलेंस किया था, यानी कि युद्ध किया था। तो युद्ध कभी भी क्या होता है, अपने साथ शांति लेके के नहीं आता है, वो हमेशा मौत और बर्बादी को ही लेकर के आता है। और इसका अगर हमें सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल देखना, तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट देख सकते हैं, जिसमें अप्रोक्स हर एक वॉर में 2 करोड़ से भी ज्यादा आदमी मारे गए थे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वायलेंस जो है वो पीस को प्रमोट करता है। लेकिन कभी कभी अपने अधिकार के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी क्या करता है, तो वायलेंस जरूरी होता है। अगर हम वायलेंस की बात करें तो आज के टाइम पे आप इसमें एक चीज और समझिए कि बैलेंस पावर के बारे में, यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बैलेंस पावर। आप हर दिन न्यूज में सुनते होंगे या आए दिन न्यूज में सुनते होंगे कि आज डीआरडीओ के द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये भी सुनते होंगे कि आज पाकिस्तान के द्वारा ये मिसाइल बनाई गई, चाइना के द्वारा ये डिफेंस मिसाइल यूज किया गया। तो क्यों, ताकि विश्व के स्तर पे क्या हो, एक पावर बैलेंस मेंटेन रह सके। पीस मेंटेन करने के लिए यानी कि पीस स्थापित करने के लिए पावर बैलेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि मान लीजिए ये एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है, इसके पास यानी कि इसके पास समझिए एक ऑटोमेटिक वेपन है और इसके पास एक सिर्फ डंडा है यानी कि एक रड है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा आदमी जीतेगा। जाहिर सी बात है कि एक्स पर्सन ही जीतेगा, क्योंकि इसके पास पास ऑटोमेटिक है ना, जब तक ये अपने डंडे को लेकर के उसको मारने आएगा तब तक ये इसको गोली मार देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक की तो जान चली गई, क्योंकि इसके पास जो हथियार थे, वेपन थे, वो काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के थे। यदि दोनों के पास ऑटोमेटिक गन आ जाए तो एक दूसरे पर ये क्या करेंगे, हमला करने से पहले क्या करेंगे, सोचेंगे। क्यों, क्योंकि यदि ये अपने ऑटोमेटिक गन का यूज करेगा तो ये भी अपने ऑटोमेटिक गन का यूज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर बैलेंस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, दोनों के बीच में जो शक्ति संतुलन है वो मेंटेन रहेगा।
और जैसे ही दोनों के बीच में अगर शक्ति संतुलन बैठता है तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, यानी कि वायलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर, या हम बात करते हैं, एक पीस मेंटेन होगा। अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और, चाहे हम बात करते हैं पाकिस्तान, इंडिया और, एक मिनट, जैसे कि आप समझिए इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ये तीनों एक ऐसे देश हैं जिन्होंने मतलब इंडिया और पाकिस्तान 3 बार और इंडिया और चाइना का वॉर एक बार ऑलरेडी हो चुका है। बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, उसके बाद भी हम क्या नहीं यूज करते, अपने न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन देश है, चाइना को भी पता है कि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन देश है, और इंडिया को भी पता है कि इसके जो भारत के जो दो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और चाइना, वो दोनों भी क्या है, एक न्यूक्लियर वेपन देश है। तो यदि तीनों देश एक दूसरे के लिए वेपन वॉर का यूज करेंगे तो क्या होगा, काफी ज्यादा डिजास्टर होगा। क्या होगा, डिजास्टर का फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, तो जब इन्हें पता है कि इसका रिजल्ट काफी ज्यादा नेगेटिव, यानी कि काफी ज्यादा डेंजर आएगा, तो जिसके वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक पावर बैलेंस क्या है, मेंटेन होके रखा है कि भाई यदि एक पर्सन अपना न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा तो दूसरा पर्सन भी करेगा। तो इसीलिए पावर बैलेंस भी क्या होता है, तो हमारे एक जो पीस है, यानी कि अगर हम बात करते हैं शांति को स्थापित करने के लिए, सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए टाइम टू टाइम हमारी कंट्री में जो डीआरडीओ है वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अपने वेपन्स को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करती है, अपडेट करती है, और हमारी कंट्री क्या है, जो जो भी डेवलप कंट्री है उससे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदती है, ताकि हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने कंट्री के अंदर पीस स्थापित करने के लिए हमें हथियारों की जरूरत पड़े, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो वो वॉर को यानी कि वॉर लड़ सके, और अपने एरिया में, अपने रीजन में वो क्या कर सके, पीस को स्थापित कर सके। तो आप क्या, ऐसा हम लिख सकते हैं एग्जाम में कि भाई पीस स्थापित करने के लिए भी जो बैलेंस ऑफ पावर है वो होना काफी ज्यादा जरूरी है, ना तो किसी से ज्यादा ताकतवर होना, ना किसी से ज्यादा कमजोर होना। अब हम समझते हैं शांति और राज्य के लिए, यानी कि पीस एंड स्टेटहुड। अगर हम पीस और स्टेटहुड की बात करें, यानी कि राज्य सत्ता की बात करें, तो किसी भी राज्य के लिए ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, यानी कि पहली प्राथमिकता रहती है कि वो अपने राज्य के अंदर क्या कर सके, शांति को स्थापित कर सके। तो यदि किसी राज्य के अंदर जब तक शांति स्थापित नहीं होगा, यानी कि पीस स्टेब्लिश नहीं होगा, तो वो देश क्या होगा, तो डिवाइड, यानी कि उस देश को किसका सामना करना पड़ेगा, डिवीजन, यानी कि पार्टिसिपेशन का सामना करना पड़ेगा। तो हर एक स्टेट के लिए जरूरी होता है कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने देश को, अपने राज्य को और डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए ये जरूरी होता है कि वो अपने लिए क्या करे, शांति को स्थापित करे। क्या करे, शांति को स्थापित करे। यानी कि हर राज्य अपने को क्या करता है, पूर्णता एवं सर्वोच्चता इकाई के रूप में वो क्या करता है, देखता है, और शांति के लिए स्वयं को ही क्या करता है, वो बृहत यानी कि हम बात करते हैं बृहत मानवता के रूप में उसे देखना होगा। अगर हम बात करें नागरिकों को बल प्रयोग को रोकने, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्टेट कैसे रोक, यानी कि स्टेट कैसे प्रमोट कर सकता है, कैसे इस्टेब्लिश कर सकता है अपने अंदर पीस, तो हर एक आदमी को क्या देना होगा, इक्वल राइट देना पड़ेगा। सबको क्या देना पड़ेगा, इक्वल राइट, इक्वल राइट। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट 3 में आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स को पता है कि हमारा जो देश है वो क्या है, काफी ज्यादा एक डाइवर्स कंट्री है। वो अगर उनको इक्वल अधिकार नहीं दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे अपने अधिकार के लिए। या जो बड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो क्या करेंगे, लोअर कास्ट को और ज्यादा दबाएंगे, सप्रेस करेंगे।
तो इसीलिए शांति को स्थापित करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स के द्वारा क्या है, हर एक पर्सन को इक्वल और एक समान अधिकार दिया गया। और दूसरा कारण ये था कि राज्य पब्लिक के ऊपर बल का प्रयोग ना करे, यानी कि फोर्स का प्रयोग, वायलेंस का प्रयोग ना करे, और स्टेट और पब्लिक के बीच में एक पीस मेंटेन रहे। इसीलिए पब्लिकों को कुछ अधिकार और स्टेट को कुछ ड्यूटीज दी गई, और सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आंसरेबल बनाया गया, किसके लिए, तो पब्लिक के लिए, ताकि स्टेट और गवर्नमेंट यानी कि स्टेट और पब्लिक दोनों के बीच में क्या रह सके, तो पीस मेंटेन रह सके। अब हम बात करते हैं किस कार्य में किस तरीके से शांति को स्थापित किया जा सकता है, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम शांति को स्थापित कर सकते हैं। जिसमें से पहला निकल के आता है सॉवरेनिटी, फिर इंक्रीज पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन और निशस्त्रीकरण। ये वो तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं। यही चीज अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो कंट्री टू कंट्री एक क्या है, अच्छा रिलेशंस बना करके भी हम क्या कर सकते हैं, तो जो पीस है उसको स्टेब्लिश यानी कि पीस कायम कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन के बारे में, यानी कि विश्व वैश्वीकरण के तहत। इसमें क्या है कि हर एक देश क्या करता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, दूसरे देश के साथ अपने संबंध अच्छा बनाता है। जैसे कि आज के टाइम पे बात करें तो यूएसए का काफ़ी अच्छा रिलेशन है हमारे साथ, फिर रसिया के साथ तो पुराने टाइम से भी रहा है। फिर हम बात करते हैं ताइवान के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है। हमारे रिलेशन इन कंट्री के साथ क्यों अच्छे हैं, क्योंकि हमने अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रखा है, अपनी कंट्री से रिलेशंस अच्छे बना रखे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अफगानिस्तान से, लेकिन तालिबान से नहीं है। अब वहाँ के जो पीपल्स हैं, हम जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से ऐसे काम किए जाते हैं जो कि वहाँ के पीपल्स के द्वारा क्या, उनके वेलफेयर के लिए काम किए जाते हैं, ताकि क्या हो, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे क्या कर सके, पीस इस्टेब्लिश किया जा सके। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, ग्लोबलाइजेशन के तहत भी हम क्या कर सकते हैं, पीस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर ये जो भी हमारे पास जो वेपन्स है उसको कम से कम करके भी हम क्या कर सकते हैं, पीस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे क्या कर सकते हैं, हम पीस को कायम कर सकते हैं। अब हम समझते हैं किसके बारे में, आज के टाइम पे क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं पीस के लिए, शांति स्थापित के लिए। तो सबसे पहले क्या है, जितने भी जो पावरफुल नेशन है उनका इंटरफ्रेंस देखने को मिलता है एक वीक नेशन में। जैसे कि अगर हम बात करें यूएसए का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर देखने को मिलता है किसमें, इराक में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जब यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो, तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उनके द्वारा इराक के साथ मिलकर के क्या है, न्यूक्लियर डील किया गया था। उसमें कहा गया था कि इराक न्यूक्लियर वेपन नहीं बल्कि न्यूक्लियर का यूज़ वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में करेगा। जैसे ही वहाँ के प्रेसिडेंट चेंज होकर के डोनाल्ड ट्रंप आए, तो वो सीधा क्या है, वो न्यूक्लियर वेपन की डील को से वो बाहर आ गए। तो इस तरीके से क्या है, काफी बार क्या देखने को मिला है, जितने भी जो पावरफुल नेशंस होते हैं वो वीक नेशन यानी कि जो कमजोर देश होते हैं उनमें इंटरफेयर करते हैं। तो एक सबसे बड़ी चुनौती है जो कि क्या है, आज के टाइम पे एक हमें सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती देखने को मिलती है, कि क्या है, कहीं ना कहीं पीस खत्म होता है। फिर दूसरा बात करते हैं कि जो आतंकवाद है यानी कि जो टेररिज्म है उनका खुद की कंडीशंस होना, यानी कि खुद अगर बात करते हैं उनका जो स्वार्थपूर्ण कंडीशन है उसका होना। फिर बात करते हैं किसके बारे में, जो इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम बात करते हैं यूएनओ के बारे में, तो इन सब का इंटरफेरेंस कम होना किसके लिए, टाइम वॉर के टाइम पे। जैसे कि अभी हम बात कर सकते हैं यूक्रेन और रसिया के टाइम पे, अप्रोक्स 1 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं इस वॉर को, लेकिन अभी तक यूएनओ के द्वारा इस वॉर को सॉल्व आउट नहीं किया जा सका। फिर वहीं पे बात करते हैं इसराइल और पैलेस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं एशिया में जो जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें यूएनओ पूरी तरीके से फेल रहता है उसको रिजॉल्व करने में।
तो काफी बार जो हम देखते हैं कि जो पीस खत्म हो रहा है हमारी सोसाइटी में, या अगर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं जब पीस शांति का अभाव पड़ रहा है, तो उसका एक कारण होता है जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम बात करते हैं यूएनओ के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो इन सब का पार्टिसिपेशन जो होता है वो क्या होता है, काफी कम होता है। तो ये एक हमारे लिए एक बिगेस्ट चैलेंज है, किसके लिए, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। अब बात करते हैं किसके बारे में, जो न्यूक्लियर वेपन इमर्ज जोन है, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे क्या है, न्यूक्लियर वेपन जो है वो क्या है, बैन है। तो ऐसे कितने रीजन है, तो ऐसे भी 6 रीजन है। कौन कौन से, पहला है हमारा साउथ पोलर रीजन, यानी कि दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र। दूसरा हमारा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन। तीसरा है हमारा ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्टर्न एशिया। चौथा है अफ्रीका। पांचवा है साउथ पैसिफिक रीजन। और छठा है हमारा मंगोलिया। ये ऐसे वो 6 रीजन है जहां पे क्या है, जो न्यूक्लियर वेपन है वो क्या है, प्रतिबंध है, यानी कि वहां पे बैन है। यानी कि अगर हम आज के टाइम की बात करें, समकालीन विश्व की बात करें, तो शांति को प्राथमिकता दी जा रही है। यानी कि अगर हम करेंट टाइम पे बात करें, तो अब किस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, पीस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि हम शांतिपूर्ण अपनी कंट्री को, अपनी नेशन को कहाँ ले चले, डेवलपमेंट की ओर ले जा सके। और शांति का अध्ययन नामक क्या है, ज्ञान की एक नई शाखा का भी सर्जन किया गया है, ताकि हम शांति को क्या कर सके, प्राथमिकता दे सके। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर अक्टूबर 1945 में। और भारत इसका मेंबर बना था 31 अक्टूबर अक्टूबर 1945। तो जो हमारे यूएनओ की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इससे पहले क्या था, जैसे ही हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस टाइम लीग ऑफ एलएनओ की स्थापना की गई थी, यानी कि लीग ऑफ नेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी वो इसलिए की गई थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी ना हो सके। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो लीग ऑफ नेशंस को हटा करके यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की गई, ताकि दोबारा से ऐसा कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर हमें देखने को ना मिले। क्यों, क्योंकि जो लीग ऑफ नेशंस था वो क्या था, पूरी तरीके से फेल हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने की वजह से। कारण क्या था कि जितने भी जो पावरफुल नेशंस थे वो लीग ऑफ नेशंस में पार्टिसिपेट ही नहीं, यानी कि उसमें कुछ ज्वाइन ही नहीं किया था। जैसे कि हम बात करते हैं यूएसए के बारे में। तो इसीलिए जो लीग ऑफ नेशन था उसका एक फेलियर का कारण ये था, क्योंकि उसमें जितने भी जो पावरफुल नेशंस थे वो इस ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिला था 1939 से लेकर के 1945 तक। जब यूएनओ की स्थापना की गई तो इसमें कुछ स्तर भी, यानी कि इसके कुछ और ऑर्गेन्स पार्ट बनाए गए थे, जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधी को बढ़ावा दे सके, संबंधों को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, और अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या करे, शांति और यानी कि पीस एंड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश कर सके। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। लेकिन बहुत जगह पे ऐसा है जहां पे जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या है, पीस मेंटेन करने में क्या रहा है, तो टोटली तरीके से फेलियर रहा है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, आतंकवादी गतिविधि, एक्टिविटीज के बारे में। स्टार्टिंग से लेकर के जो हमने डिस्कस किया, जो टेररिज्म एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा आज के टाइम पे भी क्या है, तो बढ़ गया है। और आज दुनिया को पता चल गया है कि जो टेररिज्म है, यानी कि जो आज के टाइम पे जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो क्या है, एक सबसे ज्यादा उनके लिए खतरा बन गया है। जैसे कि हम बात करते हैं 9/11 के बारे में। 9/11 में क्या था, जो यूएसए के अंदर जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेक्टर टावर था, वहां पे क्या है, एक दो आतंकवादियों ने एक प्लेन को टकरा दिया था, जिसमें कई सौ लोगों की जाने भी गई थी। उस टाइम यूएसए को पता चल गया था कि भाई टेररिज्म नाम की भी कोई चीज है और उसको टैकल करना है। फिर वहीं पे हमने बात किया था कि हमारी कंट्री के अंदर कितने सारे आतंकी हमले
होते रहते हैं। यानी कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए, खास करके जिसका पड़ोसी टेररिस्ट को ही सपोर्ट करता हो, तो ऐसी कंट्री के लिए जरूरी होता है कि वो पहले किसको टैकल करे, टेररिस्ट को टैकल करने के लिए क्या करे, जितना हार्ड स्टेप हो सकता है, कठोर स्टेप हो सकता है, कठोर कार्रवाई हो सकती है, वो करे। इसलिए भारत के द्वारा बार बार इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया जाता है, टेररिज्म टॉपिक को उठाया जाता है। इनडायरेक्टली वे में भी कहा जाता है कि जो पाकिस्तान है और जो चाइना है, चाइना जो पाकिस्तान की डिफेंस में आता है टेररिस्ट को बचाने के लिए, और पाकिस्तान इनडायरेक्टली और डायरेक्ट वे में टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो जो टेररिज्म एक्टिविटीज है वो आज के टाइम पे क्या है, हर एक देश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन करके रह गया है। यानी कि अगर हम 9/11 हमले की बात करें, आज तक भी क्या है, सबसे अधिक विनाशकारी शक्तिशाली आतंकी घटना थी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या है, सुरक्षा परिषद में आतंकवादी के विरुद्ध में अभियान के रूप में देश को पूरी तरीके से सहयोग देने की अपील की गई थी। उससे पहले जब 9/11 से पहले जब इंडिया यूएनओ में कहता था कि भाई टेररिज्म एक सबसे बड़ी खतरा निकल के, चैलेंजेस रूप में निकल के आ रहा है, तो उस टाइम जो बड़े बड़े जो देश हुआ करते थे इसको इग्नोर कर दिया करते थे कि टेररिज्म नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। लेकिन 1911 के बाद ही पूरी दुनिया को पता चल गया कि आने वाले समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो होगी आतंकवाद। अगर अगला जो, अगर हम समझने की कोशिश करें किस बारे में, राज्य और शांति के बारे में, राज्य और, यानी कि आप अगर हम अगला देखें, शांति और राज्य सत्ता, यानी कि पीस एंड स्टेटहुड। यानी कि अगर हम बात करें हमारे समाज में सुव्यवस्थित और यानी कि समस्याएं स्थापित करने के लिए, यानी कि अगर हम बात करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर सुव्यवस्था यानी कि सिस्टमेटिकली, और क्या है, यानी कि समस्या स्थापित करने के लिए क्या करें, एक शक्ति तंत्र की आवश्यकता है। यानी कि एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्री के अंदर क्या कर सकते हैं, सभी चीज को एक सिस्टमेटिकली वे में क्या कर सके, लेके चल सके। अगर हम आज के टाइम की बात करें, आधुनिक राज्य अनेक कार्य करता है, जैसे कि हम बात करते हैं राज नागरिकों की जीवन और उनकी संपत्ति की रक्षा करना, या प्रकृति आपदाओं की स्थिति में लोगों को राहत प्रदान कराना। फिर वही बात करते हैं विदेशी आक्रमण के दौरान नागरिकों को यानी कि नागरिकों की जो प्रॉपर्टी है या उनकी जो लाइफ है उनको सिक्योर करना, यानी कि उनको उनकी रक्षा करना। तथा जो भी, अगर हम बात करते हैं कला, यानी कि जो आर्ट्स हैं, साइंटिफिक चीजें हैं, यानी कि विज्ञान की जो प्रगति यानी कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, वो लोगों के भौतिक कल्याण के लिए क्या है, उचित अवसर जुटाना, ये क्या है आज के टाइम पे एक गवर्नमेंट का, यानी कि हम बात करते हैं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हम क्या कर सके, शांति के साथ इन सब चीजों को पब्लिक तक प्रोवाइड कर सके और हम अपनी कंट्री को एक सिस्टमेटिकली वे में डेवलपमेंट की ओर ले जा सके। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने पीस के बारे में यानी कि शांति के बारे में काफी ज्यादा ब्रीफली डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि पीस का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हमारा शांति है उसका अर्थ क्या है। फिर हमने बात ये भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से शांति, फिर हमने अहिंसा के बारे में समझा था। फिर हमने देखा था कि सोसाइटी के अंदर किन किन कारणों से जो वायलेंस है वो उत्पन्न होते हैं। फिर शांति और राज्य सत्ता के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। अगला जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो करेंगे चैप्टर 10, जो कि है हमारा डेवलपमेंट यानी कि विकास। इसके बाद हमारा क्लास 11 का जो सेकंड बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो एम लक्ष्मीकांत का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। जैसे ही हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा तब हम क्लास 12 का फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम सेकंड बुक कंप्लीट करेंगे, और बाकी जो भी हमने डिस्कस कर लिया, जैसे क्लास 11 से लेकर 6 से लेकर 11 की फर्स्ट बुक, 27 यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एशियंट और मिडिवल है उसको,
फिर एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वो जा करके देख सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उससे पहले अपने डाउट क्लियर करेंगे, तब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।